हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मुंशी प्रेमचंद की कहानी निमंत्रण पढ़ेंगे। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैतरे बदलकर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित, सारे घर का न्योता, सारे घर का। वह बढ़ बढ़कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की बात अब की भी धोखा ना हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटे राम ने मूछें एड़ते हुए कहा, ऐसा सगुन मुंह से ना निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी है कर लो। सोना, वह तो करूंगी ही, क्या इतनी भी नहीं जानती, इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़ी खोदती रही हूँ, मगर है घर भर का ना। मोटे राम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं, मगर उसकी बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वत्ता का महत्व ही क्या रहे। बताओ क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ विद्वत्ता किसे कहते हैं? महत्व ही क्या? अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय करना मेरा काम है। अलगू राम शास्त्री, बेनी राम शास्त्री, छेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि। जब इतने आदमी अपने घर ही में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, और सातवा कौन है? मोटे, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर पर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हो, भला कैसे जाऊंगी? मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनाव को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जाई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटे, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। मोटे, बस अब विलंब न करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटे, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा इन बिच्छुओं को क्या करूंगी? मोटे राम ने त्योरी चढ़ा कर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटे, तो क्या करो? तो क्या तुम्हारे बिछुए पहनने पहनने ही से मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिच्छुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिच्छुए ना उतारूंगी। मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा पहनने चलो, कोई हानि नहीं, गोवर्धनधारी या बाधा भी हर लेंगे। बस बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना। मैं कह दूंगा इस इन पंडित जी को पीलपाव हो गया है, क्योंकि क्यों कैसी सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने पांचों पुत्र को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो, कोई मेरा नाम न बतलाए।
संसार में नामों की कमी नहीं है, कोई अच्छा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती या कोई अपराध नहीं है। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटे राम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे। खूब याद कर लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा। खूब याद रखना। छेदी राम के पिता है पंडित दमड़ी तिवारी। भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना। खूब याद कर लो। अब रहे फेकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतु राम पाठक। हो गए सब? हो गया सबका नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा। होशियार रहना। बोलो, अलगू तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू, पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटे, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद कर सकते? बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामण ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुध न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामण अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे। और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामण के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामण ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटे राम ने मुंह लटका कर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया है या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं पोलाता। पंडित चिंतामण ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई ना कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटे, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ। ब्राह्मण के लड़के हैं, चार अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामण को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा, लड़कों से ही इस बात का पता लगा सकता हूँ। फेकूराम सबसे छोटा है, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटे राम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया, डरे कि या तो सारा भंडा फोड़ देगा। बोले, अभी या क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर ले तो इस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए रोना शुरू किया। चिंतामण ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटे राम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम। फेंकू से मोटेराम बोलते, जा बाहर खेल। चिंतामण अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उसकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामण बाहर चले गए। मोटे राम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटे, जब कोई बात पड़ेगा मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इसका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटे, और तुम्हारे पिता का नाम? फेकू। फेंकू, बता तो दिया, उस पर कहते हो पढ़ता नहीं। मोटे, हमें भी बता दो। फेंकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। अच्छा, तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटे राम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लज्जा कर सिर झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेंकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला।
पंडित चिंतामण रूठ कर तो चले गए थे, पर कौतूहलवश अभी तक द्वार पर दुबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी, उससे या तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह ज्ञात न हुआ था। इतने में फेकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ी। तुरंत बाहर निकल गए। देखा तो चिंतामण भी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे थे। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामण जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटे राम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो? धूर्त कहीं का दुष्ट चिंतामण, मैं कह देता हूँ इसका नतीजा अच्छा ना होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामण ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर न हुई थी। दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम जी को एक एक पग आगे बढ़ाना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुलक्की चाल में चले जाते थे। और यद्यप प्रशिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछा न छोड़ते थे। अच्छी गुड़ दौड़ थी अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो घोड़े, दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग गए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामण के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटे राम धोती के ढीले ही हो जाने के कारण उलझ कर गिर पड़े। चिंतामण ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है? फेंकू, बता दे तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंतामण, हाँ दूंगा, बताओ। फेंकू, रानी के यहाँ। चिंतामण, कहाँ की रानी? फेंकू, या मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थी। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर जाकर चक्कर लगाऊंगा। जहां भोज होगा वहां कुछ भीड़ भाड़ होगी ही, पता चल जाएगा। या निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटे राम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े करहा रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबरा कर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? मोटे, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंता, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठ, राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं है। चिंता, तुम मुझे उतना इतना धूर्त समझते हो? मोटे, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूब कर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आए। चिंता, दूसरा यह बात कहता तो मुझे उखाड़ लेता दूसरा यह बात कहता तो मुझ उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछ आओ। मोटे राम यह भसवा व्यंग न सा सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामण का हाथ पकड़ लिया। दोनों दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतनी जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे, महाबल विक्रम बजरंगी चिंतामण, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंतामण, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे बिगड़ कर, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह यह रटन विद्या है? जितना कहो उतना रच दे। मोटे, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्र का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामण के घर पर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामण जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामण जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्वे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए? इन तीनों
महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रायताप से कम न थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने भी कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी के तीन यह पंडित जी के नीत चातुर्य का सुफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामण पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांत कुपित होकर घर से निकली और उनमें से जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटे राम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बकटूट भागे, पीछे फिरकर भी न देखा। चिंतामण जी ने बहुत ललकारा पर मोटे राम के कदम न रुके। चिंता, अजी भागे भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंता, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। आज बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा 8 बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोना, टपकी लिए तो कब से बैठी हूँ। तुम ही तो जैसे किसी बात की सुध ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। उठे, मैं तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। जमाना समझता है लोभी है, भुक्खड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं। जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुध ही नहीं थी। भूल गए होंगे, बुलाने को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो महत्व है, वह मरमुखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी, बालकों को खिला ही देना। सोना, उन्हें तो मैंने सांझ ही को खिलाई दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं। सोना, आज भला कोई सोएगा? सब भूख 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 चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसे का चबेना मंगवा दिया। सबके सब ऊपर बैठे खा रहे हैं। सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटे राम ने दांत पीसकर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेल भला इस बेल चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं है। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटे, रोते ही थे ना, रोने देती। रोने से उनका पेट न भरता, बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं। अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो, हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कार कार चौबीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटे, कहता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी,
तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम दमड़ी तिवारी। बेनी राम ने बोला बेनी राम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा। अलगू राम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगू राम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, ना यही सूझा कि कोई और नाम ले लूं। हतबुद्ध सा खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीसकर देखा, तब रहा सहा हवस हवास भी गायब हो गया। देखू राम ने कहा, हम बता दे भैया, भूल गए? रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, कहा से है? अलगू राम बोल उठा, केशव पांडे। रानी तो अब तक क्यों चुप था रानी तो अब तक क्यों चुप था? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे, सरकार इन्हें बालक ना समझे। इनमें जो सबसे छोटा है या दो पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तले पड़ गई और भंडारी चांदी की थाली में एक से एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परसने लगा, तब पंडित मोटे राम जी की आंखें खुल गई। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सोधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मानो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थ की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग डाक करूं? लड़के दो दो पत्तलों में चे बोल जाएंगे। देगी सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गढ़ेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओ, बड़ी भूल हो गई, यह ख्याल मुझे पहले न आया। रानी साहब से कहूँ, बुरा तो ना मानेंगी? जो कुछ हो, एक बार जोर से लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी न थे। सारे शहर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कम्युनिस्ट ब्राह्मण हैं, उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधि आई है। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटे, मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, तमेरी मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटे, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा, उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहां बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो। झगड़े झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो गए तो? मोटे, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूंगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा। उसके पेट में तो सनीचर है। बुद्धि, मोटे, बुद्धि की सर्वथा प्रधानता रहती है। या ना समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हपक हपक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह
सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामण मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामण जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उसके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठा कर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता न था, मगर वे चिंतामण जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है? उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामण के मुंह में लार टपकी पड़ती थी। अब सामने पत्थर आ गई होगी। अब थाली में अमृतियाँ लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियाँ होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो कितने सुडौल मेवों से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहाँ या बाहर। बड़े निर्दयी हो मोटे राम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। इमरती देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामण आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नसीका तो दाहिनी चल रही है नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई। उसके प्रकाश में पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटे राम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट, भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ीदार, इतनी रात को जगावत है? मोटे, हम हैं हम, गाली ना दो। अमृति, अरे मुझसे तय कौन है? कहते हैं हम हैं हम, को जाने तय कौन है? मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमृति, ए दुर, तोरे मुंह में का लागे? तोर लहास उठे, हमार देवर बनस है दाढ़ीजात। मोटे, अरे हम हैं मोटे राम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि घर में है? अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे? जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला, क्या है क्या है? मोटे, कुछ नहीं, चिंतामण जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेगी? मोटे, अभी भोजन कहाँ हुआ है? मैंने जब उनकी विद्या कर्मनिष्ठा सद्विचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर ला आओ। क्या सो गए? चिंतामण चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी, मैं आता था चलकर मोटे राम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। गिलान का आविर्भाव हुआ। रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटे राम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंता, तब क्यों न ले गए जब इतनी दुर्दशा कर लिए? तब आए, अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे, अजीब, वह तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे। आज तुम्हें आज तुम्हें बध कर पछताऊंगा। आज तुम्हें बध कर पछाड़ूंगा। चिंतामण, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। मोटे, अजी यह बरसों तपस्या की है, भंडारे का भंडारा साफ कर दे और इच्छा जो की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंता, तो यह कोई कौन बड़ी बात है? यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसी ऐसी ढक डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है कि बम गोला छूट रहा है। एक बार खोपिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली। मोटे, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। चिंता, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग न जाओ तो सही।
एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामण को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि पंडित मोटे राम का पिछलूंगा समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाए और रानी साहब पर अपना रंग जमा ले। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। जो ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामण चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामण हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामण भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंतामण, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है। मोटे, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंता, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मैं ना कहता तो रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटेराम ने बहुत बहाने किए, पर चिंतामण ने एक न सुना। भवन में पहुंचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रख रख कर द्वार की ओर ताक लेती थी कि सहसा पंडित चिंतामण उसके सामने आ खड़े हुए और यूं स्तुति करने लगे, हे यशोदे, तू बालकेशव मुरान मुरार नामा। रानी, क्या मतलब, अपना मतलब कहो। चिंता, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामण को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकेगा। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामण है। वे कहाँ रह गए पंडित मोटेराम शास्त्री। चिंता, पीछे आ रहे हैं सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला, मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं। चिंता, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नर्म होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार में किसी से वाद विवाद नहीं करता, या मेरा अनुशीलन नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुंचे और यहाँ देख कर कि चिंतामण भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपन देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामण बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं, आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटे, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंता, जगतारिणी, मैं इनका चरज हूँ। मोटे, रूपदल संघिनी, मैं इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पंडित की इन मित्र बात पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुना कर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंता, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो। भंडारी, छुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ होए सब आ जाई, घबराए का नहीं होत, तुम्हारे सिवा और कोई जीव नहीं बैठा है। मोटे भैया, भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंता, अजी, सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, हमने अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे, अच्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे। चिंता, मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीजों एक साथ ले आता हूँ। मोटे, धीरज धारो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंता, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं झटपट भूख लगा दूं, व्यर्थ देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामण सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कौ, कौशलेश दरसर दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए,
उलट उलट पलट लंका का बिजारी कूद पड़ा तब सिंधु मझारी जहीं पर जाकर सत्य स्नेहू सोते ही मिले न कहूँ संदेहू जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमान हृदय अति भावे। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामण का रंग जमता जाता है तो वे भी अपने विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाए पर कोई श्लोक कोई मंत्र कोई कविता याद न आई। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज रे मन। उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में जाप करना शुरू किया कि चिंतामण को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर इस उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उसके हाथ से निकल गया। पर यह किसे मालूम था कि विधिवाम उधार कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामण के हाथ से लड्डू थाल से गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचा कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामण ने मोटेराम से इशारे से कहा, अब क्या कहते हो मित्र? कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है? यह ससुर आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया? यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंता सरकार, आचार्यों ने इस विषय में? मोटे, कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना, भाग्य फूट गया। जोहत 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 आधी रात बीत गई तब ई विपदा फाट पड़ी। चिंता सरकार, स्वान के मुख में अमृत। मोटे, तो अब आज्ञा हो तो चलें? रानी, हाँ और क्या। मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टामी। भंडारी, ये पत्थर उठाकर मेहतर को दे दो। चिंता, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतने देर देवों देवों पर धैर्य के साथ बैठे थे। बस चलता तो कुत्तों का गला घोट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं परत है, उन्हें काहे नहीं खवाए दे थो कहो। चिंता, मोटेराम महादुष्ट हैं, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे हैं, आप काहे नहीं बोलत बानत? मुंह में दही जम गया, जीभें नहीं खुलत है। चिंता, सत्य कहता हूँ रानी, रानी को चकमा दे देता। इस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं मन में रह गईं। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं? सोना, सारी अनुसई निकल गई। घर ही में गरजे के शेर है। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे 3 बच्चों को खिला दो। ये बेचारे क्यों भूखे मरे? क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे? फेंकू, इसीलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेंकू, बहुत सी। हाथों से हाथ बताकर, इतनी। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी। पर जो बात मैं पूछूं वह बतानी पड़ेगी, बताओगे ना? फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ झूठ बोले तो एक मिठाई ना मिलेगी, समझ गए? फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे, बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है? चिंता, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटे, तुम चुप रहो चिंतामण, नहीं तो ठीक न होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते हो। दबा बैठा हूं तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेकूराम, चुप क्यों हो? फिर मिठाई ना पाओगे। चिंता, महारानी इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे, चिंतामण जी, मैं देख रहा हूं तुम्हारे अधीन आए हैं, वह नहीं बताता। तुम्हारा साझा आए वहां से बड़े बड़े ख्यार ख्वाल बनके। सोना, अरे अरे हाँ, लड़कन से ये सब पवारा से का मतलब? तुमका धर्म परे मिठाई देव, ना धर्म परे ना देव। ई का कि बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। फेकू राम ने धीरे से कोई नाम लिया।
इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो? उसे बोलने क्यों नहीं देते? बोलो बेटा। मोटे, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंता, उसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटे, अब हम इस द्वार पर कभी न आएंगे। यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तो मैं चिंतामण को एक पटकन दूं? मोटे, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है। चलो यहाँ से चलो। चलो यहाँ से चलें। अब भूल कर यहाँ न आएंगे। खिलाना पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंता, मोटे राम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें न करनी चाहिए। मोटे, तुम बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? चिंता, जो कुछ मन चाहे कह लो। चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करूं? ब्राह्मण को धैर्य रहना चाहिए। मोटे, पेट के गुलाम हो। ठाकुर सुहाती कर रहे हो कि एकाध पत्थर मिल जाए। यहाँ मर्यादा का पालन करते हो? चिंता, कह दो दिया भैया, कह दो कहा तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा। अब और क्या कहूँ? तुम सत्य कहते हो कि मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले गए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया। फेकुआ नाव बता देता। काहे रे, अपने बाप क्यों नाव बता देते? फेंकू, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। फेंकू। मोटे, चिंतामण ने रंग जमा दिया। अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारा एको विद्या काम न आई। ऊ तो बाजी मार लेगा। मोटे, मैं तो जानता हूँ रानी ले जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओकरा मुंह देखत ताड़ गई कि हमका पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामण की पांचों उंगली घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों में मिठाइयां परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता था। रानी, बड़ा धूर्त है। मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपने स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा न आई। चिंता, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद रखोगे। टामी को बुला लिया। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है।